बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लिबरलिज्म। आइडियलिज्म और लिबरलिज्म में फ़र्क है। आइडियलिज्म जो है वो हाई ट्रस्ट ऑन मैंस कैपेबिलिटी टू बी गुड बाय नेचर, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि इंसान बाय नेचर बहुत अच्छा है। लेकिन लिबरलिज्म थोड़ा सा उससे हट कर है। लिबरलिज्म का मतलब है कि इंसान सेल्फ सीकिंग है, इंसान के अपने सेल्फ इंटरेस्ट्स हैं, वो उसको परसू करता है। लेकिन इंसान में ये कैपेबिलिटी है कि वो पीस डेवलप कर सकता है जब उसको पता चलता है कि मेरा म्यूचुअल बेनिफिट या मेरे म्यूचुअल इंटरेस्ट्स विद अदर कंट्रीज़ वो पीस में हैं। तो इस तरह से उसके जो सेल्फ इंटरेस्ट्स हैं उसको पीस पे मजबूर कर देते हैं। इस तरह से वो अपने रैशनल को इस्तेमाल करते हुए, बिकॉज मैन इज़ रैशनल बीइंग, तो वो अपने रैशनल को इस्तेमाल करते हुए पीस की तरफ जाता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज थियरीज। तो हम आज लिबरलिज्म की तरफ पढ़ते हैं, लिबरलिज्म को पढ़ते हैं। तो लिबरलिज्म में तीन मेजर इसकी कैटेगरीज अगर हम करें तो आपको लिबरलिज्म को समझ लगेगी। पहली कैटेगरी है इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म। इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म का मतलब ये है कि कमर्शियली जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंटरडिपेंड होती है, इंटरलिंक करती है ट्रेड के लिए, दो कंट्रीज़ जब अपने बॉर्डर्स को खोलती हैं आपस में ट्रेड करने के लिए, तो उनको बहुत बेनिफिट होता है। ये कैपिटलिज्म में बहुत सारे थेरिस्ट्स थे जिन्होंने ये कहा कि अगर लिबरल ट्रेड होगी दो कंट्रीज़ में, चार कंट्रीज़ में, पांच कंट्रीज़ में, तो उसमें जो वेल्थ है वो ग्रो करती है। मसलन अगर एक कंट्री है तो उसकी मार्केट छोटी होगी, इन्वेस्टर कम आएगा यहाँ पर। लेकिन अगर दो तीन चार मार्केट्स हो जाती हैं तो उसमें ज़्यादा ग्राहक, ज़्यादा कस्टमर्स होंगे, तो इन्वेस्टर जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जब इन्वेस्टर आता है वो इंडस्ट्रीज़ लगाता है, वो कंपनीज अपनी लगाता है, जॉब क्रिएट होती है, पॉवर्टी रिडक्शन होती है, और फिर उस कंपनी को भी वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उस इंडस्ट्री को या कंपनी को बहुत सारे वहाँ पे कस्टमर्स मिल रहे हैं। तो दोनों मुल्कों को इंतहाई फ़ायदा हो रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी की वजह से। जिस तरह से जिसकी वजह से वो दोनों कंट्रीज या चार कंट्रीज या छः कंट्री या पूरी दुनिया आपस में वॉर नहीं करेगी। क्यों नहीं वॉर करेगी? क्योंकि उसको पता होगा कि वॉर करने से उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट जो हैं, जो कमर्शियल इंटरेस्ट्स हैं, वो ख़राब होंगे। तो इसको हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म। इसको कमर्शियल लिबरलिज्म भी बोलते हैं, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट वर्च्यूज ऑफ फ्री ट्रेड और कैसे बाय डेवलपिंग कंपैरेटिव एडवांटेजेस। क्योंकि दो कंट्रीज आपस में जब ट्रेड करती हैं तो एक कंट्री को अपना कंपैरेटिव एडवांटेज ढूंढना पड़ता है कि वो किस प्रोडक्ट में अच्छी हैं, और दूसरी कंट्री को अपना कंपैरेटिव एडवांटेज प्रोडक्ट्स में ढूंढना पड़ता है कि वो किस में अच्छी है। अक्सर होता है एक के पास ऑयल है तो दूसरी के पास इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑयल वाली कंट्री में भेजती है और ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है वो ऑयल देती है दूसरी कंट्री को। इस तरीके से वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, तो इसको कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। मैं इसमें एक छोटी सी मिसाल दे दूं, जैसे अमेरिका और कनाडा के दरमियान में कारों और ट्रकों, दोनों कंट्रीज़ कार्स और ट्रक्स बनाते थे, तो दोनों के दरमियान में मुआहिदा हुआ। अमेरिका ने कहा कि हम कारें ज़्यादा अच्छी बनाती हैं तो हम कारों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और ट्रक्स को हम आहिस्ता आहिस्ता मिनिमाइज़ करते जाती हैं, हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज कारें होंगी। तो इसी तरीके से कनाडा ने सोचा कि हम ट्रक्स में ज़्यादा बेहतर क्वालिटी दे सकते हैं तो हम उसी पे सिर्फ फोकस करें, कारें हम छोड़ देते हैं और वो अमेरिका की मार्केट में नहीं लेके जाएंगे। तो दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे से ट्रेड करनी शुरू कर दी। उसका कंपैरेटिव एडवांटेज कनाडा का क्या था? ट्रक्स, और अमेरिका का कंपैरेटिव एडवांटेज कार्स, और पूरी एक ही मार्केट दोनों की बन गई। और इस एक मार्केट में सारी कारें बिक रही हैं या फिर ट्रक्स बिक रहे हैं कनाडा के। तो इस तरीके से दोनों कंट्रीज़ को बहुत बेनिफिट हुआ और इस तरीके से ग्रोथ या वेल्थ जो है
वो मल्टीप्लाई हुई। तो अगर आप शेयर्ड मार्केट करते हो तो इस तरीके से पीस आता है, ये लोग कहती हैं लिबरल्स में एक और थियरी मशहूर है जिसको कहते हैं फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का मतलब है कि व्हेन a few countries do trade with each other, so their economic benefits would become their shared values, and thus their habit of cooperating with each other in economics also pour into the area of political domain, and they start डूइंग पोलिटिकल कोऑपरेशन विद ईच अदर। और लिबरल्स ये कहते हैं कि चूंकि जो एलीट क्लास है, एलीट रूलिंग क्लास, उसी की इकोनॉमी के ऊपर कब्ज़ा होता है, तो इकोनॉमी जब वो ट्रेड कर रही होती हैं एक दूसरे की कंट्रीज़ के साथ, तो फिर उनको इतना बेनिफिट हो रहा होता है कि वो वॉर में नहीं जाती, क्योंकि वो मेन पॉलिसी मेकर्स वही होती हैं एलीट रूलिंग क्लास। तो इस तरह से हम वॉर को रोक सकते हैं अगर हम म्यूचुअल डिपेंडेंस पैदा कर दें एक कंट्री की दूसरी कंट्री के ऊपर। इसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म, इसको कमर्शियल लिबरलिज्म भी बोलते हैं। वर्च्यूज ऑफ फ्री ट्रेड के बहुत फ़ायदे हैं बाय डेवलपिंग कंपैरेटिव एडवांटेजेस, या फिर आप जो है अपनी मार्केट्स को एक कर दें, इससे शेयर्ड वैल्यूज़ जनरेट होती हैं क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट्स इससे मिल रहा होता है। आप दोबारा से देख लें कि यहाँ पे पीस आ रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट से पीस आता है, क्योंकि पर वॉर अगर हो जाती है, वॉर इरप्ट्स इन दैट रीजन, तो व्हाट विल हैपन, ऑल ट्रेड सप्लाई and mutual economic benefits would completely be disrupted. That is why these countries who are doing trade with each other, they do not want war. But here the countries do not want war, not because they are good by nature, but because this is their mutual interest. And when they think rationally, because human being has the capability of being rational. ओके, नाउ ये अब उसके बाद लिबरल्स के बाद न्यू लिबरल्स कौन है? न्यू लिबरल्स आमतौर पे हम कहते हैं 1980s में पैदा होते हैं, या फिर कम्युनिज्म के ख़त्म होने के बाद 1990s में इनका ये ज़ोर पकड़ते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा ईमान है। एक तो होता है कि इंटरडिपेंडेंस, ये कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, एक्सट्रीम लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर हो, और फिर पूरी दुनिया जो है इस तरीके से इंटरलिंक एक दूसरे के साथ हो जाए कि उससे पीस आ जाए। तो इनका ये ख्याल था कि इंटरडिपेंडेंस इंतहाई कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, और इसको कहते हैं न्यू लिबरलिज्म, यानी कि ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए लेकिन हाइपर ग्लोबलाइजेशन, उसको न्यू। तो न्यू लिबरलिज्म जो है वो अमेरिका उसको लीड कर रहा था, तो इस वजह से जितने भी पूरी दुनिया के इंस्टीट्यूशंस या पूरी दुनिया की कंट्रीज या स्टेट्स एक दूसरे के साथ वो इंटरलिंक कर रही थी, ट्रेड कर रही थी, और पूरी दुनिया को ग्लोबलाइज करने की कोशिश की जा रही थी। उसको कहते हैं, उसको कहा जाता था न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म मीन्स एक्सट्रीम लिबरलिज्म या एक्सट्रीम इंटरडिपेंडेंस, और हमेशा एक्सट्रीम का नुकसान होता है। वो कहा जाता है कि एक्सेस इन एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो मीठा ही क्यों ना हो। अगर मीठा अच्छा होता है, तो अगर मीठा अपनी हद से ज़्यादा हो जाए तो वो कड़वा बन जाता है। तो इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन के बाद में हमने नुकसानात भी देखे, हाई इंटरलिंक्ड सोसाइटी एंड हाई इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट मार्केट्स के हमने नुकसान देखे कि एक मुल्क डूबा 2008 में, अमेरिका की इकोनॉमी जब डूबी तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी साथ में डूब गई, और उसके बाद से अब तक हम देख रहे हैं कि इतनी इंटरकनेक्टेड ये सारी की सारी इंटरनेशनल ट्रेड है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से सारी की सारी ट्रेड की सप्लाई लाइन रप्चर्स उसमें आ गए हैं। तो इस तरीके से जो एक्सट्रीम लेवल की चीज़ होती है उसको, यानी एक्सट्रीम लेवल के लिबरलिज्म को हमेशा न्यू लिबरलिज्म कहते हैं। वो किसके ऊपर एम्फेसिस देते हैं? कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस उनके ख्याल में लो पॉलिटिक्स में मदद देती है। एंड व्हाट इज़ लो पॉलिटिक्स? लो पॉलिटिक्स और हाई पॉलिटिक्स के दरमियान मैं आपको फ़र्क बता दूं। हाई पॉलिटिक्स व्हेन द स्टेट्स टॉक अबाउट देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट, मोस्टली द रियलिस्ट्स दे टॉक अबाउट हाई पॉलिटिक्स, about national interests, about diplomacy, international diplomacy, and improving their defenses in order to achieve their own national interests through wars, etc. The national interests and the policies through which national interests are pursued, that is called high politics. Low politics means something which do not create much of the panic in the world.
but they talk about humanity. Low politics means politics about humanity. Humanity के मतलब politics क्या है? When you're talking about climate change, when the states or the NGOs, they're cooperating with each other in order to mitigate the negative effects of the climate change. तो climate change के बारे में, when they are talking about the welfare of human beings, when they are talking about gender equality, this is called low politics. I mean low politics जिसकी बड़ी बड़ी सुर्खियाँ नहीं बनती है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस नहीं बनती हैं दुनिया में, लेकिन वॉर हो जाए या अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने के लिए कोई सिक्योरिटी डायलेमा हो जाए तो बड़ी बड़ी सुर्खियां दुनिया में बनती हैं. तो इस तरीके से लो पॉलिटिक्स और हाई पॉलिटिक्स. और न्यू लिबरल्स कहते हैं कि दुनिया अब इंटरलिंक होगी तो ना सिर्फ इस इंटरलिंक्ड सोसाइटी में वो उनकी ट्रेड के म्यूचुअल बेनिफिट्स हो जाएंगे, बल्कि इससे उनको कोऑपरेशन की आदत बन जाएगी और उस कोऑपरेशन की आदत में पीस होगा और फिर वो उन एरियाज़ के ऊपर कंसंट्रेशन देंगे जो लो पॉलिटिक्स में यानी उनकी अटेंशन में नहीं आती रही हैं, यानी क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन वेलफेयर एट्सेट्रा. दिस इज कॉल्ड interdependence liberalism. This is one category of liberalism. Another one is republican liberalism. Republican liberalism का सिंपल मतलब है कि दुनिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, because democracy is the only culture if developed in the world could pursue peace. ये सिंपल मतलब है. इसको कहते हैं रिपब्लिकन लिबरलिज्म. मोस्टली वुडरो विल्सन ने 1914 में जो अपने 14 पॉइंट्स दिए थे, 1718 में 14 पॉइंट्स दिए थे, तो उसमें उसने कहा था कि ख़ास तौर पर जो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उससे पीस या पीसफुल कल्चर आ सकता है. तो हम कह सकते हैं कि दीज रिपब्लिकन लिबरल्स दे ड्रॉ द इन्फ्लुएंस फ्रॉम वुडरो विल्सन. तो सिंपल ये है कि डेमोक्रेसी के साथ वॉर नहीं करती है, और डेमोक्रेसी जो है ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी वॉर बिल्कुल नहीं करती है. हमने देखा है कुछ सदियों से, कम से कम एक सेंचुरी की सारी वॉर्स उठा के देख लें तो किसी एक डेमोक्रेसी ने दूसरी डेमोक्रेसी के साथ वॉर नहीं की है. हाँ, एक डेमोक्रेसी दूसरी जो नॉन डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप, उसके साथ वॉर ज़रूर हुई है, मगर डेमोक्रेसी के साथ वॉर नहीं करती है. ये बहुत सारा बिलीफ है डेमोक्रेसी के ऊपर, इसीलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी को जो है वो बढ़ावा दिया जाए दुनिया के अंदर. और इसमें वो कहते हैं कि इनसाइड आउट अप्रोच है. दिस इज़ इनसाइड अप्रोच, यानी जो घर में जिस तरीके का कल्चर होगा वही कल्चर वो स्टेट बाहर दुनिया में इम्पोज करने की कोशिश करेगी. सपोज इफ एट होम दे हैव अ डेमोक्रेटिक कल्चर, दे वुड बी मोर पेशेंट एंड मोर टॉलरेंट इन देयर फॉरेन पॉलिसी बिहेवियर. और कहा जाता है कि अगर कोई ऑटोक्रेटिक या फिर डिक्टेटरशिप अगर किसी स्टेट में होगी तो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस इस तरीके से नहीं बिल्ड हुए कि वो पॉपुलर प्रेशर्स को एब्जॉर्ब कर सकें. अब डेमोक्रेसीज में ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि पॉपुलर प्रेशर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं? वहाँ पे मीडिया जो है लोगों की आवाज़ बन जाता है, द पीपल. और फिर पार्लियामेंट में उनकी ग्रीवेंसेस की डिस्कशन होती है, जो अपोजिशन उनकी ग्रीवेंसेस के ऊपर डिस्कशन करती हैं. लोगों का कथारसिस हो जाता है, उनको सेफ्टी वॉल्व उनके एंगर को मिलता है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से. और फिर भी वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बहुत नाराज़ हैं तो फिर पार्लियामेंट के ज़रिए से चेंज आ सकती है. ये एक इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट. मीडिया है, फिर उसके बाद आप जुडिशरी में जाके उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ केस कर सकते हो. अगर नहीं तो कम से कम अगले इलेक्शंस में आप उस पार्टी को ख़त्म करके एक नई पार्टी ला सकते हो, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन एज एन इंस्टीट्यूशन और डेमोक्रेसी एज एन इंस्टीट्यूशन गिव्स complete freedom to the voice of the people because these institutions can absorb the pressure. लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो उनके ग्रीवेंसेस को, उनके एंगर को एब्जॉर्ब कर सकें. मसलन अगर वो डिक्टेटर के ख़िलाफ़ बहुत गुस्से में है उसकी ज़्यादतियों के लिए, तो मीडिया उनकी आवाज़ बन के फैलाएगा नहीं और उनको सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी पुलिस स्टेट के ज़रिए से. पार्लियामेंट ऐसी नहीं होगी या लिबरल वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते होंगे कि वो अपनी चेंज ला
सकें, अपने गुस्से को एक आउटलेट दे सकें, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते नहीं हैं। तो उनके पॉपुलर प्रेशर्स को या उनके डिसेंट को या उनकी ऑपोजिशन को डाइवर्ट करने के लिए अक्सर जो ऑटोक्रेटिक स्टेट्स हैं या फिर ये जो डिक्टेटर्स हैं, ये वॉर मॉन्गर्स बन जाते हैं, उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करती हैं दुश्मनों की तरफ और एक तरह से वॉर हिस्टेरिया को क्रिएट करती हैं, इससे वॉर्स होती हैं। तो कहते हैं ये रिपब्लिकन लिबरलिज्म वाले लोग कि रिपब्लिकन लिबरलिज्म यानी कि डेमोक्रेसीज वॉर नहीं करती है, और ख़ास तौर पे 1990s में डेमोक्रेटिक पीस थीसिस इमर्ज हुआ। फ्रांसिस फुकुयामा ने एक किताब लिखी एंड ऑफ हिस्ट्री, उनमें कहा कि अब हिस्ट्री का खात्मा हो गया, अब यही जो चीज़ है दुनिया मांग रही थी जो इस वक्त मौजूद है, और वो अमेरिका के सुपर पावर बनने के बाद ये चीज़ आ चुकी हुई है दुनिया में, और वो है डेमोक्रेसी और वो है लिबरल ट्रेड। और लिबरल ट्रेड और डेमोक्रेसी यानी लिबरलिज्म ही दुनिया डिमांड कर रही थी प्री हिस्टोरिक डेज से, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक। अब वो आ चुकी है, यूएसएसआर के ख़त्म होने से, कम्युनिज्म के चले जाने से अब सिर्फ डेमोक्रेसी होगी पूरी दुनिया में। अब अमेरिका होगा और अमेरिका उसको इम्पोज करेगा। तो इस तरीके से दुनिया ख़त्म हो गई, हिस्ट्री ख़त्म हो गई, और अब सिर्फ लिबरलिज्म, जिसके लिए इंसान शुरू से स्ट्राइव कर रहा था एज ऑफ केव से, वो हमने अचीव कर लिया। और लेकिन उसकी एक्सट्रीम फॉर्म उस वक्त आई इसकी रिपब्लिकन लिबरलिज्म की, जिसमें लिबरल इंटरवेंशनिज्म होनी शुरू हो गई। बहुत सारे थेरिस्ट्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि इंटरनेशनली अगर आप डेमोक्रेसी लेके आओगे तो पीस होगा, और अगर किसी मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है तो रिजीम चेंज करने के लिए आप अपनी फ़ौज को भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अफ़गानिस्तान में फ़ौज लेके अमेरिका गया, मार मार के उनको कहा डेमोक्रेसी लो, डेमोक्रेसी लो, और डेमोक्रेसी का एक स्ट्रक्चर वहाँ पे वीक सा इस्टेब्लिश किया जो कि कामयाब नहीं हो सका। लेकिन बहुत सारी डेथ्स के बाद एक बड़ी नाकाम किस्म की डेमोक्रेटिक कल्चर वहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की गई। इराक़ में, सीरिया में, इसके अलावा जो है लिबिया में, वहाँ पर डेमोक्रेसी को लाने के लिए और रिजीम चेंज के लिए पावर का इस्तेमाल, ये लोग कहते हैं लिबरल इंटरवेंशनिस्ट ये कहते हैं जायज़ है, जबकि इनके क्रिटिक्स भी बहुत सारे हैं, वो कहती हैं कि ये भी एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप है कि आप डंडे के ज़ोर के ज़रिए से डेमोक्रेसी उनको दे रहे हो। तो ये इनको कहते हैं लिबरल इंटरनेशनलिज्म। लिबरल इंटरनेशनलिज्म का मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, और जो लिबरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मुकम्मल सपोर्ट की जाए, और उसके लिए अगर इंटरवेंशन भी करनी पड़े मिलिट्री के ज़रिए से, फोर्स के ज़रिए से किसी मुल्क में इंटरवेंशन भी करनी पड़े कि वहाँ पे डेमोक्रेसी को लाया जाए, तो वो जायज़ है। ये एक तरह की एक्सट्रीम लेवल की चीज़ है जो कि रिपब्लिकन लिबरलिज्म में आ चुकी है। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे हम अगर इधर को जाते हैं, इसको कहते हैं लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का सिंपल मतलब है दे हैव अ ग्रेटर ट्रस्ट अपॉन इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड टू मीडिएट बिटवीन द टू पावर्स फॉर पीस। कहते हैं कि दुनिया में इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और वुडरो विल्सन ने रूल ऑफ लॉ के लिए कहा था कि रूल ऑफ लॉ जो है वो लीग ऑफ नेशंस के ज़रिए से कायम करने की कोशिश की। ऑल्दो लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई, लेकिन उसके बाद यूएनओ काफ़ी हद तक पूरी सक्सेसफुल नहीं लेकिन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऊपर से, दुनिया के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं कि एक इसको लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म बोलते हैं। और ये कहाँ से, वो कहता था कि रूल ऑफ लॉ जो है उससे क्या होगा, इंटरनेशनल जंगल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विल टर्न इनटू अ जू। ये कौन कहता था? ये कहता था वुडरो विल्सन के रूल ऑफ लॉ से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो जंगल है वो जू में तब्दील हो जाएगा। और इसके बाद अभी के न्यू लिबरल्स का मतलब है जो रूल ऑफ लॉ को बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करने की बात, एक्सट्रीम लेवल। जब भी न्यू लिबरलिज्म की बात आए तो लिबरलिज्म इन एक्सट्रीम फॉर्म। तो न्यू लिबरलिज्म तो बिलीव करते हैं कि आईएमएफ भी बहुत ज़बरदस्त है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी है, वर्ल्ड बैंक भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये मीडिएट करवाते हैं, ये इंटीग्रेट करवाती हैं दुनिया को, और ये रूल ऑफ लॉ को इम्पोज करते हैं। इसकी वजह से ज़्यादा पीस आएगा, लेकिन वो एक्सट्रीम की तरफ पे चले जाते हैं। ये है आपकी लिबरलिज्म। और अगर
इन तीनों के बारे में आप गड़बड़ भी कर दें सारे के सारे असम्पशंस, तो सिर्फ लिबरलिज्म को याद रखें और कहें कि लिबरलिज्म कहती है इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, लिबरलिज्म कहती है डेमोक्रेसी के ज़रिए से पीस आना चाहिए, और लिबरलिज्म कहती है कि इंस्टीट्यूशंस को बनाकर दो कंट्रीज़ के दरमियान में मीडिएट करवाया जाए और उनमें पीस पैदा हो।